मैं आपकी बात मानता हूँ कि इन दोनों से नादानी सरजद हुई है। अगर ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बदनामी मोल लेने की बजाय अपने बड़ों से अपनी पसंद का इजहार करना चाहिए। मेरे अल्फाज सुनकर प्रीतो भाभी के चेहरे पर कुछ नरमी छलकी। मैंने लोहा गर्म देखकर ज़रब लगाई, लेकिन बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। उन्हें धर्म और ज़ात का फ़र्क कम ही समझ आता है। मेरा ख्याल है इन्हें अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है। बाकी इनके नसीब का फैसला हमें भाई बिक्रम सिंह पर छोड़ देना चाहिए। मेरी बात सुनकर प्रीतो भाभी कुछ सोच में पड़ गई। मैंने देखा कि सूरत हाल को इस गैर मुतवक्के रुख पर जाते देखकर नौकरानी जैसे हुलिये वाली औरत के चेहरे पर नापसंदीदगी के तासुरात गहरे हो रहे थे। वो खामोश न रह सकी, बोली, भाबो ऐती गल्लां ते मिट्टी पाओ, ऐते आप मुसलाए ऐना सबनू संगल पाओ, सरदार जी आप पे निबड़ लांगे। इस पर सुंदरी ने खूनी नजरों से उसे देखा। जस्सी मीसनी, मैनू खबर है ए सारी अग तेरी लाई हुई है, चिंता न कर, एहो जिहा मजा चखावांगी कि सब जसूसी भुल जावेगी। जस्सी ने मदद तलब नजरों से प्रीतो भाभी की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई तवज्जो न मिली। ताहम उसकी पेश की हुई तजवीज़ जरूर भाभी के दिल को लगी। वो बोली, ये मेरे सर के साईं की इज्जत का सवाल है, मैं उसकी नाराज़ी मोल लेने का सोच भी नहीं सकती। फिर वो दोनों बंदूक बरदारों की तरफ मुतवज्जे हुई। एना दोआं नू दूजी मंजिल वाले कमरे च बंद करके ताला ला दे, और पूरन तू बठिंडे जाके सरदार नू बुला के ला, पर उन्होंने सारी गल नहीं दसनी। आखना सरदारनी जी दा हुक्म है, तुरंत चलो। प्रीतो सरदारनी के हुक्म पर आनन फानन अमल हुआ। पूरन गालिबन कुछ ही देर में बिक्रम सिंह को बुलाने के लिए भटिंडा रवाना हो गया और मुझे जहीर के साथ उनमें से एक कमरे में कैद कर दिया गया, जिसके दरवाजे से कुछ ही देर पहले मैंने कान लगा रखे थे। जहीर किसी गहरी सोच में नजर आ रहा था। मुझे मानी खेज नजरों से देखते पाकर वो कुछ खिसियाना सा हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कश्मीरी रांझे, अपने इश्क के चक्कर में हाथ पैरों में जंजीरें तो डलवा दी हैं, अब जरा ये सारी कहानी खुलकर सुना दो तो मेहरबानी होगी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं हद से ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप खामखा इस चक्कर में फंस गए। मैंने मसनूई झुंझलाहट के साथ कहा, बातें ना बनाओ यार, इसी उम्र में हूँ और ये खेल मेरे लिए अजनबी नहीं है। मुझे शर्मिंदगी या सफाई नहीं, इस सारे चक्कर की तफसील चाहिए। कश्मीरी, परदेसी, मुसलमान और महजमाज सीखने के इश्क की ये कहानी कैसे शुरू हुई और कब से चल रही है। कुछ देर सोच में गुम रहने के बाद वो प्यार भरी मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए बोला, बिल्कुल पागल है ये सुंदरी, पता नहीं इसने मुझे कब और कैसे पहली मर्तबा देखा, और खुदा जाने इसे मुझ में क्या नजर आया कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इसने अपनी दीवानगी की हद तक शदीद जज्बात का बरमला इजहार भी कर दिया। सुंदरी हर एतबार से किसी भी नौजवान के ख्वाबों की शहजादी बनने के लायक है, लेकिन वो मेरे इंतहाई मेहरबान दोस्त की इज्जत भी तो है। मैं उसकी मोहब्बत की हौसला अफजाई करने का सोच भी नहीं सकता। वो गालिबन अपने उमड़ते जज्बात काबू में करने के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन मसला ये था कि उसे मेरी एहतियात पसंदी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि मैं उसे चाहूँ या ना चाहूँ, वो मुझे हमेशा के लिए अपने दिल में बसा चुकी है। जहीर एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। ईमानदारी की बात यह है कि मैं भी उसकी मोहब्बत का असीर हो चुका हूँ, लेकिन मेरी मज़ाहमत उस वक्त दम तोड़ गई जब उसने अपनी मोहब्बत का सबके सामने इजहार करने की धमकी दी। उसकी मोहब्बत मुझे कई बार खींच कर यहाँ लाई। जब तक किस्मत ने साथ दिया, बात ढकी छुपी रही, लेकिन आखिर कब तक। उसे मजीद बोलने से गुरेज़ां पाकर मैंने पूछा, मैं मायूसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमें किसी नाखुशगवार सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह के लोग इस तरह के मामलात में उमूमन इंतहा पसंदी की हद तक जज्बाती होते हैं। इज्जत के नाम पर जान देना और लेना उनके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है। उसके लहजे में अजीब सी उदासी थी। फिर बोला, मैं जानता हूँ, यकीन कीजिए मुझे अपनी जरा भी फिक्र नहीं, बल्कि सुंदरी की भी परवाह नहीं। हम दोनों पहले से ऐसे किसी अंजाम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आग आपके दामन तक पहुँचे, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं। मैंने जल्दी से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो पगले? सुंदरी के मामले में मैं बेबस हूँ, लेकिन तुम पर हाथ उठाने वाले को पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरी बात सुनकर जहीर ने शायद जज्बात से बेबस होकर मुझे मोहब्बत से गले लगाना चाहा, लेकिन हाथों और पैरों की जंजीरों ने मेरे करीब न आने दिया। बिक्रम सिंह के कारिंदे देहाती होने के बावजूद इस तरह की कार्रवाइयों में ताक लग रहे थे। हमें ऐसे जकड़ा था कि रिहाई की जुस्तजू की कोई गुंजाइश न रही थी। वैसे भी हम सुंदरी को ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार छोड़कर फरार का तो सोच भी नहीं सकते थे। मुझे हैरत हुई कि मैं किसी बाकायदा मुलाकात के बगैर ही उस सिख लड़की के लिए यगानगत के गहरे जज्बात महसूस कर रहा था। हमारे दरमियान कुछ देर खामोशी रही। फिर जहीर ने गालिबन जबरदस्ती की खुश उम्मीदी अपने लहजे में लाते हुए कहा, बिक्रमजीत सिंह बिलाशुबा एक गैरतमंद और गहरे जज्बात रखने वाला शख्स है।
अगर वो इस मामले से आगाह होते ही इश्तियाल में आकर अपनी कृपान से मेरी गर्दन उतार दे तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी, लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूं वो मेरे कसूर की तुम्हें सजा देने की नाइंसाफी हरगिज नहीं करेगा। हमने ऐसी हद नहीं फलांगी कि मुझे विक्रम के सामने शर्म से नजरें झुकानी पड़ी। हम दोनों अपने दिलों के हाथों बेबस हैं और सच्चा प्यार अगर कोई जुर्म है तो उसकी सख्त तरीन सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। ज़हीर के बुलंद हौसलों ने मुझे भी तक़वियत बख्शी। दिलों के सौदों में अक्ल और फहम का क्या काम। उस पर जो दिली वारदात गुजरी है, अगर मैं उससे दो चार होता तो शायद मेरा भी यही हाल होता। जो हुआ अगर उस अंदाज में न होता तो बेहतर होता। काश मैं लैला मजनू की इस जोड़ी को रिवायती दास्तान वाले अंजाम से दो चार होने से बचा पाता, लेकिन जैसा कि कई अशरों बाद किसी शायर ने कहा था, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ताहम ज़हीर के बुलंद हौसलों और उसकी दास्तान इश्क से तमाम तर हमदर्दी के बावजूद अपने दिल के गोशों में पनपने में खदशात से नजरें चुराना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उस तमाम वाक़े पर विक्रम सिंह के रद्द अमल के हवाले से मुझे कोई खुश फहमी नहीं थी। मैं बचपन से अपनी बहनों के हवाले से खित्ता पंजाब के जवानों की गैर मामूली हसासियत के किस्से सुनता आया हूँ, जिनमें अक्सर बहन के साथ किसी गैर का महज नाम लिए जाने पर दोनों बदनसीबों को बिला तरद्दुद मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि जहाँ तो मुजरिम जोड़े को रंगे हाथों पकड़े जाने वाला मामला था। ज़हीर और सुंदरी के पाकबाजी के दावे पर यकीन करना तो दरकनार। विक्रम सिंह जैसा गर्म दिमाग शख्स शायद उन्हें अपनी सफाई पेश करने की मोहलत भी न दे। मुझे अंदेशे ने घेर लिया कि उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार देखकर रज़ाकाराना मंजर-ए-आम पर आना ऐसी संगीन हिमाकत है जिसके इजाले का शायद मुझे मौका ही न मिल पाए। आज़ाद रहकर मैं उन दोनों की जान बचाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर गुजरता। उधर ज़हीर मेरे जहन में चलते छक्कड़ों से बेखबर शायद सुंदरी के सुंदर सपनों में खोया हुआ था। मैं उसे उसके हाल पर छोड़ते हुए सर पर मंडलाते खतरे से बच निकलने का कोई रास्ता तलाश करने के लिए जहन लड़ाने लगा। ये जंजीरें या उनमें जड़े मोटे ताले तोड़ना तो नामुमकिन ही लगता है। या किसी तरकीब से खुद उन लोगों को कम से कम कुछ वक्त के लिए हाथ पांव आज़ाद करने पर मजबूर किया जा सकता, लेकिन जो कुछ भी करना है आइंदा 1-1.5 घंटे के अंदर करना होगा, क्योंकि सूरज तुलू होने के बाद तो पूरी हवेली और जागीर के कारिंदे हमारी राहें रोकने के लिए दस्तयाब होंगे। एक तरकीब तो बिल्कुल सामने की है और फौरन आजमाई जा सकती है। मैंने अचानक जोर से आवाज लगाई, ओए जवानों, जागते पए हो या नींदर आ गई? मैनू मुतरन ले जाना है। जवाब में मुझे भूपिंदर नामी शख्स की जबानी भारी सी गाली सुनने को मिली और मुझे उसी जगह फरागत का मशवरा दे दिया। मुझे उससे इस जवाब की तवक्को थी, लिहाजा मैंने उनको शर्म दिलाई कि बंदूकों के होते हुए उनकी फूंक क्यों सरक रही है और ये कि मैं अपने यार को यहाँ बंधा छोड़कर कैसे फरार हो सकता हूँ। साथ ही विक्रम सिंह से उनकी शिकायत लगाने की भी धमकी दी। पता नहीं उन पर कौन सी बात का असर हुआ। बहरहाल मैंने दरवाजे से बाहर खटपट की आवाज सुनी, फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक तो पहले वाला कारिंदा ही था, अलबत्ता पूरम की बंदूक एक मरियल से देहाती नौजवान ने संभाल रखी थी। उनमें से सीनियर पहरेदार यानी भूपिंदर ने गौर से कमरे की सूरत हाल का जायजा लिया। सख्त सर्दी के बावजूद ज़हीर जमीन से बची चटाई पर दराज खराटे ले रहा था। मैंने बेताबी भरे लहजे में कहा, ओए जल्दी करो, ऐथी ना निकल जावे। मेरे लहजे की हंगामी कैफियत ने मेरी तवक्को के मुताबिक असर किया। अथेड़ उमर भूपिंदर ने अपनी शॉटगन साथी को पकड़ाई और अपनी जेब से चाबियां निकालकर उस ताले की तरफ बढ़ा जिसने ज़हीर और मेरी जंजीर को बाहम मुंसलिक कर रखा था। इस दौरान में मेरी नजरें दोनों बंदूकों को लाठियों की तरह थामे पूरी सूरत हाल का किसी तमाशाई की तरह जायजा लेते नौजवान कारिंदे पर जमी हुई थी और कान ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनने के मुंतजिर थे। मैंने जैसे ही जंजीरों का ताला खुलने और जंजीरें अलग होने की आवाज सुनी, बगैर देखे अकब में मौजूद भूपिंदर को जोरदार लात मारी। उसके साथ ही बिजली किसी तेजी से उछला और नौजवान कारिंदे के सीने में जोरदार कांधा मारा कि वो बुरी तरह अकबी दीवार से टकराया। उनके मुंह पर पड़ने वाली लात ने भूपिंदर का जबड़ा हिला दिया और वो ज़हीर के ऊपर जा गिरा। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फर्श पर पड़ी हुई शॉटगन उठाई और उसके दस्ते से नौजवान कारिंदे की गद्दी पर मुनासिब कुव्वत की ज़रब लगाई। वो हलक से हल्की सी दर्दनाक चीख खारिज करके फर्श पर ढेर हो गया। मैंने फौरन बंदूक की नाल का रुख भूपिंदर की तरफ करके बेबस करना चाहा, लेकिन उधर नजर पड़ी तो देखा ये नेक काम ज़हीर पहले ही कर चुका है। उसने हंगामे से बेदार होते ही न सिर्फ सूरत हाल समझ ली थी, बल्कि अपने दोनों हाथों में पड़ी जंजीर उसके गले में डालकर उसे जकड़ लिया था। लगभग 10 मिनट के बाद हम दोनों हवेली के अकबी अहाते की दीवार फलांग कर अंधाधुंध एक तरफ रवां दवां थे।
हम दोनों ने चौकीदारों से छीने कंबल ओढ़ रखे थे, जिनके अंदर दोनों शॉट गन्ने भी नालें मोड़ कर छुपा रखी थीं। हमने हवेली से फरार होने से पहले एहतियातन भूपिंदर को भी बेहोश कर दिया था। मेरे मुकाबले में जहीर को रास्तों की ज्यादा समझ थी, लिहाजा मैंने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। लगभग निस्फ घंटे तक तेज रफ्तारी से चलने के बाद अचानक जहीर ने खंबीर लहजे में मुझे मुखातिब किया। भाई जमाल, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक आ तो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी सुंदरी को इन दरिंदों के शिकंजे में नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर हम वहाँ बेबसी के आलम में अपनी जान तो गंवा सकते थे, उसका कोई भला नहीं कर सकते थे। अलबत्ता अब बहुत कुछ मुमकिन है। वैसे मुझे यकीन है वो कितने भी जंगली और जाहिल हों, उनके हाथों सुंदरी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसने फौलादी लहजे में कहा, लेकिन अब मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे दिलासा दिया, बस थोड़े तहम्मुल से काम लो। मैंने कहा ना, हम आज़ाद रहकर मामले को बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं। अल्लाह जाने मेरी बात से उसे तसल्ली मिली थी या नहीं, लेकिन वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। हकीकत ये है कि मेरे जहन में आइंदा का कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं था। मैं जहीर की जिंदगी को लाहक खतरा दूर करना चाहता था और उसमें कामयाबी मिल चुकी थी। शायद जहीर और सुंदरी की प्रेम कहानी आगे बढ़ने की भी कोई सूरत निकल आए। हमें सबसे ज्यादा मुश्किल अपनी अपनी शॉर्ट गन छुपाने में आ रही थी, लिहाजा हम दोनों ने बाहमी मशवरे से उनसे जान छुड़ाने का फैसला किया और एक गहरे नाले को इस मकसद के लिए मुनासिब समझा। अब मैं ज्यादा इत्मीनान महसूस कर रहा था। अब हम भटिंडा जाने वाली सड़क के किनारे चल रहे थे। तभी मुझे सामने से एक मुसाफिर बस आती नजर आई, जिसका रुख गालिबन लुधियाना की तरफ था। मैंने सोचे समझे बगैर उसे हाथ दे दिया और वो हमारे पास पहुंचकर रुक भी गई। जहीर कदरे हिचकिचाया, लेकिन मुझे सवार होते देखकर उसने भी पैरवी की। हमें बस के वस्त में 2 खाली सीटें भी मिल गईं। कंडक्टर को किराए के लिए अपनी तरफ बढ़ते देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मेरी जेब में या जहीर के पास कुछ रकम मौजूद है या नहीं, कहीं जलील होकर गाड़ी से उतरने की नौबत न आ जाए। लेकिन जहीर को जेब से नोट निकालते देखकर मेरी जान में जान आई। ताहम मुझे तसल्ली थी कि मेरी नकदी बदस्तूर मेरी जेबों में मौजूद है। उसने मलीर कोटले के टिकट लिए थे। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये जगह कितने फासले पर है, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि उसने कुछ सोच समझकर ही मलेर कोटला को अपनी मंजिल करार दिया होगा। लगभग 1 घंटे के बाद हम टापा नामी कस्बे पहुंच गए। बस कुछ देर वहां के अड्डे पर खड़ी रही। हम दोनों ने अपनी नशिस्तें छोड़ने की कोशिश नहीं की। बिलाखिर बस हरकत में आई और लगभग 2 घंटे के बाद बस संदरू नाम के एक दरमियाने हजम के शहर में दाखिल हुई। कंडक्टर के मुताबिक गाड़ी वहां निस्फ घंटे रुकनी थी। जहीर मुझे साथ लिए बस से उतर आया। हमने वहां दोपहर का खाना भी खाया। बस एक बार फिर रवाना हुई और 1 घंटे के बाद मालीर कोटला पहुंच गई, जो एक साफ सुथरा और खुशहाल शहर साबित हुआ। अड्डे पर उतरने के बाद जहीर इस अंदाज में एक तरफ बढ़ा जैसे वो अपनी मंजिल बखूबी जानता हो। अब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम एक नीम पुख्ता 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। वो बिला तकल्लुफ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। तब अंदाजा हुआ कि वो इमारत मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमें आसानी एक कोठरी नुमा कमरा किराए पर मिल गया, जिसमें 2 साफ सुथरे बिस्तर हमारे मुंतजिर थे। कमरे में पहुंचने के कई मिनट के बाद तक हम दोनों ने आपस में कोई बात न की। मैं चाहता था कि गुफ्तगू की इब्तिदा वो करे, क्योंकि मुझे बखूबी अंदाजा था कि वो सुंदरी की सलामती की तरफ से बहुत मुस्तरब है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब वो बोला तो एक बिल्कुल अलग बात की। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस शहर का इंतखाब क्यों किया है? मेरे नफी में सर हिलाने पर उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, भारतीय पंजाब में सिर्फ मलीर कोटला एक ऐसा शहर है जहां आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है, क्योंकि तकसीम हिंद के वक्त मलीर कोटला मुस्लिम कुश फसाद से महफूज रहा था और जहां के मुसलमानों ने नकल मकानी नहीं की थी। मैंने हैरान कुन लहजे में पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? मशरकी पंजाब से तो मुसलमानों का सफाया कर दिया गया था। उसने बताया, बिक्रम सिंह के मुताबिक उसकी वजह यह थी कि सिख कौम 200 साल पहले मलीर कोटला पर राज करने वाले नवाब मोहम्मद शेर खान की दिलीर पदर करती है। क्योंकि मुगल दौरे हुकूमत में गुरु गोबंद सिंह के 2 मासूम बेटों को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था, तो उस वक्त नवाब मोहम्मद शेर खान ने उसकी मुखालफत की थी और तब से ही सिख कौम उनका एहसान मानती है। उसी वक्त से ही मलीर कोटला मजहबी हम आहंगी की मिसाल बना हुआ है। सिखों ने नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में एक गुरुद्वारा भी तामीर किया है, जिसे हादा नारा या हक की आवाज़ का नाम दिया गया है। मैंने इस तारीखी हकीकत पर हैरत आमेज सताइश का इजहार किया।